किसी का पति, कोई अपने पुत्र के लिए परेशान जो अभी तक घर वापस नहीं आया। इन्हीं सब कॉल में एक कॉल ऐसी है जिसको इंस्पेक्टर दीपक गंभीरता से नहीं लेता। रात के लगभग 12:30 हुए होंगे। यह कॉल मुर्दा घर से आई थी। हेलो हेलो, इट इज पीसीआर। हाँ बोलिए, पुलिस कंट्रोल रूम। मैं कटरा मोर्ग रूम से बोल रहा हूँ। आप कौन हैं? आपका नाम? मैं एक सफाई कर्मचारी हूँ। मेरा नाम दिनेश है। अच्छा, तो कहिए क्या हुआ? यहाँ मैं नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ। मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है। मैं एक कमरे में झाड़ू लगा रहा था, तभी मुझे लगा कोई एक कमरे से दूसरे कमरे तक दौड़ा। मैं बहुत डर गया हूँ। क्या आप एक बार यहाँ आकर देख सकते हैं? अरे, कोई बिल्ली होगी? नहीं साहब, मैंने कोई ह्यूमन छाया देखी है और मैंने कुछ विचित्र सी ध्वनि भी सुनी है। साहब, आप किसी को भेज दीजिए, बस मेरी तसल्ली के लिए ही सही। दिनेश थोड़ा गिड़गिड़ाते हुए कहता है। दिनेश ने राजनीति में परास्नातक तक परीक्षा प्राप्त की थी, परंतु कोई सम्मानजनक नौकरी न मिलने पर पिछली वर्ष वह सफाई कर्मचारियों के रूप में सरकारी भर्ती ली थी। यह उसकी पहली पोस्टिंग थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं पुलिस भेजता हूं, दीपक बड्डी लापरवाही से कहता है। थोड़ी देर में पुलिस आ जाती है। दिनेश की स्थिति अच्छी नहीं थी। उसका शरीर डर के मारे कांप रहा था और वह पुलिस की प्रतीक्षा में बिल्डिंग के बाहर ही खड़खड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड्ढा हुआ था। उसके होंठ बिल्कुल सूखे हुए थे। पुलिस को देखते ही वह ऐसे खुश होता है जैसे डूबते हुए आदमी को किसी ने लाइफ जैकेट थमा दी हो। वह उस अंधेरी रात में अपनी बड्डी बड्डी आंखों से इंस्पेक्टर रावत को देखता है और बड्डी आशा के साथ कहता है, आइए साहब। मोर्ग बिल्डिंग में काफी अंधेरा था। मात्र कुछ ट्यूबलाइट ही उस स्थान को प्रकाशित कर रही थी। इंस्पेक्टर रावत बड्ढी लापरवाही से कहता है, क्या हुआ? क्यों खाली में परेशान करते हो? मुझे दूसरे केस के लिए कानपुर जाना था। तुम्हारे कारण मुझे यहां आना पड़ा। साहब, मुझे लगता है यहां कोई है। हाँ तो कोई होगा, इसमें इतने डरने वाली क्या बात है? रावत थोड़ा झुंझलाते हुए कहता है। लेकिन साहब, आप अंदर चलकर देख लें तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। चलो देखते हैं। रावत के साथ 2 कांस्टेबल पुलिस भी थी। इंस्पेक्टर रावत अपना गन और टॉर्च लेकर आगे बढ़ता है और उसके पीछे पीछे 2 कांस्टेबल भी आगे बढ़ते हैं। वह बिल्डिंग के अंदर घुसता है और हर एक कमरे की तलाशी लेता है। पहले सामने वाले कमरे में, जहां एक डेस्क और कुछ कुर्सियां थीं। डेस्क पर कुछ कागज बिखरे हुए थे। उनमें से एक पुलिस कांस्टेबल ड्रॉर खोलकर देखता है। उसमें कुछ खास नहीं है, केवल कुछ फाइल्स हैं जो मोर्ग में लाशों की डिटेल्स बताती हैं। वह दूसरे कमरे में जाते हैं, वह भी खाली था। कुछ सोफे और कुर्सियां ही थीं। शायद वह प्रतीक्षालय कक्ष था, जहां डेड बॉडी के संबंधी लोग प्रतीक्षा करते होंगे। दिनेश भी पुलिस के साथ ही था। अब वह लोग लॉबी से होते हुए दूसरे कक्ष में जाते हैं। तभी उन्हें कोई एक औरत एक कमरे से दूसरे में भागती हुई दिखाई देती है। इंस्पेक्टर रावत उसके पीछे भागता है। रुको रुको, तुम कौन हो? वह औरत कुछ नहीं सुनती और भागते हुए सबसे अंत वाले कमरे में चली जाती है। पुलिस उसके पीछे पीछे भागती है। अचानक से वह औरत एक ऐसे कमरे में प्रवेश करती है जो बाहर से लॉक था। पुलिस तेजी से उस कमरे की तरफ आती है और तेजी से उसको खोलने का प्रयास करती है। लेकिन यह क्या, कमरा तो लॉक है। रावत अचंभे से देखते हुए कहता है, वह इसके अंदर कैसे जा सकती है? अब पुलिस के पसीने छूटने लगते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि एक बंद कमरे से कोई अंदर कैसे जा सकता है। दिनेश लंबी सांस लेते हुए कहता है, साहब, मैं दरवाजा खोलूं? कुछ पल तक तो रावत कुछ नहीं बोलता। सारे लोग एक दूसरे को अपलक नेत्रों से देखते हैं। दिनेश फिर बोलता है, साहब दरवाजा खोलूं? रावत चौंकते हुए कहता है, हाँ हाँ खोलो, तुम्हारे पास चाबी है? हाँ साहब। और दिनेश दरवाजा खोलने लगता है। रावत अपनी टॉर्च और गन दोनों पकड़े डेच कर एक्शन में आ जाता है, जैसे उसे किसी बड़े अपराधी का सामना करना है। वह दरवाजा खोलकर अपनी टॉर्च से चारों तरफ देखता है। तभी दिनेश कमरे का लाइट ऑन कर देता है। कमरे में चारों तरफ रोशनी हो जाती है। तभी दिनेश चिल्लाया, साहब वह रही। पुलिस ने देखा वह कोई अधेड़ उम्र की एक औरत है जिसने सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई है।
उसके चेहरे से हताशा और निराशा स्पष्ट झलक रही थी, जैसे वह किसी मुसीबत में हो। तब रावत उससे बात करने की कोशिश करता है। तुम यहां क्या कर रही हो? क्या तुमको कोई तकलीफ है? देखो, तुमको अब घबराने की जरूरत नहीं। तुम हमें सब बता सकती हो। हम तुम्हारी मदद करेंगे। उधर से कोई जवाब नहीं आता। रावत थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करता है। जैसे ही वह 2 कदम आगे बढ़ता है, वह तेजी से बालकनी की ओर भागती है। पुलिस भी उसकी तरफ भागती है। लेकिन यह क्या, वह बालकोनी से न जाने कहां अंतर्ध्यान हो गई। रावत इधर उधर देखता है, लेकिन उसका कहीं आता पता नहीं चलता। वह टॉर्च से नीचे की ओर देखता है, यह सोचकर कि शायद वह नीचे कूद गई हो, लेकिन नीचे भी कोई नहीं था। तभी उन्हें एक दूसरा दरवाजा दिखाई देता है। वह भी लॉक था। रावत कुछ सोचता है, फिर दिनेश की ओर मुड़कर कहता है, दिनेश, यह दरवाजा खोलो। दिनेश कांपते हुए हाथों से दरवाजा खोलने लगता है। वह कमरा बिल्कुल खाली था और उस कमरे का तापमान समझ के परे था, क्योंकि एक विचित्र से सीलन के साथ ठंड थी जो पहले कभी अनुभव न की हो, और साथ ही दुर्गंध भी थी। रावत अपना टॉर्च ऑन कर आगे बढ़ता है। दिनेश स्विच ढूंढने लगता है। रावत देखता है उस कमरे में 2 गुड़नियां हैं। एक खाली है और एक चद्दर से ढकी हुई है, जो ऊपर से देखने पर एक आदमी की बॉडी लगती है। पुलिस अपने नाक पर रूमाल रखकर आगे बढ़ती है। रावत कांस्टेबल को कपड़ा हटाने को कहता है। वह जैसे ही कपड़ा हटाता है, तभी दिनेश कमरे की लाइट ऑन कर देता है। सभी यह देखकर चकित हो जाते हैं कि यह तो वही औरत है जिसे लोगों ने अभी अभी भागते हुए देखा था। तब रावत उसके पैर के अंगूठे में फंसे उस टैग को वाशो पढ़ता है, तो पता चलता है कि उस औरत को मरे हुए 4 दिन बीत चुके हैं।